नेक्स्ट प्रॉब्लम जो पर्टर्बेशन के रिलेटेड है वो चार्ज्ड ऑसिलेटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है। इससे पहले जो हमने स्टार्क इफेक्ट का प्रॉब्लम देखा था, स्टार्क इफेक्ट में एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि उसमें हमें कहा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है और ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए हमने करेक्शंस को देखना है, इफ़ेक्ट्स को देखना है। तो ग्राउंड स्टेट नॉन डीजनरेट होती है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट जो हाइड्रोजन एटम की होती है वो n=1 के लिए होती है और इसमें L=0 एंड m=0। ये एक ही स्टेट बनती है psi100 जिसकी एनर्जी E100 है और ये एनर्जी किसी और स्टेट की नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर n=2 देखें, ठीक है, n=2 के लिए आगे L=0 एंड L=1 बनता है, जिसका यहाँ पे m=0 और जिसका यहाँ पे 3 और स्टेट्स बन जाती हैं, ठीक है। एक अनपर्टर्ब सिस्टम में ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ना, ये n2 है 0 और ये 0, psi2 0 0, psi2 1 -1 और psi2 1 0 और psi2 1 1। ये तमाम ये चार जो साए हैं इन चारों की एनर्जी सेम है, ठीक है। दे ऑल हैव सेम एनर्जी क्योंकि एनर्जी अनपर्टर्ब सिस्टम की फॉर हाइड्रोजन एटम डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n। जो जिनमें n की वैल्यू सेम है उन सब की एनर्जी सेम है, तो ये नॉन डीजनरेट केस नहीं बनता। यहाँ पे नॉन डीजनरेसी ब्रेक हो जाती है और ये चारों डीजनरेट हैं। तो वहाँ पे क्योंकि हमने ग्राउंड स्टेट को ट्रीट करना था, दैट इज़ वाई हमने वहाँ पे नॉन डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी जो कि हमने पढ़ी है अभी तक वो यूज़ की, ना कि हमने डीजनरेट की, दैट इज़ वाई। तो ये बात मैंने उस टाइम मेंशन नहीं की थी, तो ये अभी मैंने इस चीज़ का रीज़न दे दिया है इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम चार्ज ऑसिलेटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी ये प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, ये भी एग्जैक्टली से ही है। और इस प्रॉब्लम में उन्होंने कहा है कि a particle of charge q in mass m which is moving in one dimensional harmonic potential, वन डायमेंशनल हम लेंगे और फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इस फ्रीक्वेंसी से वो हार्मोनिक ऑसिलेटर वाइब्रेट कर रहा है, इज सब्जेक्टेड टू अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई इन द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में हम कह रहे हैं इस फील्ड को अप्लाई ऑन दैट सिस्टम, हार्मोनिक सिस्टम पे। और हमें क्या करना है पार्ट ए में, फाइंड द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी। हमने एनर्जी आइगन वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। एग्जैक्ट वैल्यू वो हम एक सब्स्टिट्यूशन से इनडायरेक्ट तरीके से निकाल लेते होते हैं। और पार्ट बी में हमने करेक्शंस को यूज़ करते हुए फर्स्ट नॉन ज़ीरो करेक्शन। फर्स्ट नॉन ज़ीरो करेक्शन मींस के पहले हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फाइंड आउट करेंगे, वो देखेंगे कि वो ज़ीरो आती है या नॉन ज़ीरो आती है। अगर वो ज़ीरो आ गई तो हमें सेकंड ऑर्डर लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बोला है फर्स्ट में जो नॉन ज़ीरो करेक्शन आ रही है वो नॉन ज़ीरो करेक्शन कोई भी हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है, सेकंड भी और थर्ड भी। तो जो पहली, क्योंकि हमने स्टार्क इफेक्ट में भी देखा था फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन ज़ीरो आई थी तो हमने सेकंड फाइंड आउट कर ली थी, तो ये भी अमकान हो सकता है। तो आपने ये नहीं सोच लेना कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की बात की जा रही है कि वो ज़ीरो आई तो आगे प्रोसीड नहीं करना। तो आपने क्वेश्चन को गौर से देखना है। तो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो करेक्शन हमने फाइंड आउट करनी है एंड कंपेयर इट विद द एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज़ ऑब्टेन्ड इन दिस पार्ट। तो अब इस प्रॉब्लम को करते हैं। इस प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे पहले हमें हैमिल्टोनियन लिखना होगा और हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन है। तो ये h0 अगर मैं लिखूँ दैट इज़ इक्वल्स टू -h² पार्शियल स्क्वेयर बाय पार्शियल x स्क्वेयर, ठीक है। या इसको ना भी लिखें तो भी ठीक है, लेकिन इसको लिख लें दैट इज़ बेटर, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे उसके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल नोटेशन होगी। तो ये इस फॉर्म में लिखा जाए तो 1/2 kx² होता है ना, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा की फॉर्म में रिजल्ट्स हैं तो हम हमें पता है k इक्वल होता है m ओमेगा स्क्वेयर की, ये इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो k/m, इनका स्क्वेयर जो है ना k/m के इक्वल होता है। तो यहाँ पे k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वेयर यहाँ पे हम पुट करेंगे और वही हम यूज़ करेंगे। ओके और ये प्रॉब्लम बहुत सारी बुक्स में कॉमन है, मतलब ये सब में यूज़ होती है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पर्टर्बेशन को यूज़ करना इज़ वेरी कॉमन पर्टर्बेशन प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पे ये हैमिल्टोनियन इसका अनपर्टर्ब हो गया। पर्टर्बेशन जो है दैट इज़ इक्वल्स टू, जैसे ही हमने प्रीवियसली किया था वैसे ही यहाँ पे होगा।
तो किसी भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल मौजूद है और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए तो उसकी वजह से जो उसके पास एनर्जी आती है दैट इज़ इक्वल्स टू क्यू ई एंड वो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है वो मल्टीप्लाई, ये एफ़ है, ये डी है, ठीक है। फोर्स कूलम्बिक फोर्स है, क्यू ई के वो इक्वल होती है ना, यहाँ पे ई ये है, और हमें पता है वर्क डन या फिर जो एनर्जी होती है दैट इज़ इक्वल्स टू एफ डी। तो डी इज़ जो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है वो एक्स डायरेक्शन में, तो ये एक्स का ऑपरेटर है, ये क्यू ई, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये ऑपरेटर है एक्स का, ठीक है। तो ये हम इसमें ये पर्टर्बेशन है, और अगर हम इसका पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन लिखना चाहें तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसमें हम एक ये तरीका यूज़ करेंगे कि जब हैमिल्टोनियन में जो पर्टर्बेशन है अगर वो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट क्वांटिटी हो ना, तो वो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ में जो प्रीवियस एनर्जी आइगन वैल्यूज़ थी उनमें सिंपली वो पर्टर्बेशन आप ऐड कर देते होते हो अगर वो पर्टर्बेशन कांस्टेंट आ रही हो, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ऐसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि सच दैट कि जो पर्टर्बेशन वाला पार्ट आ रहा होगा ना वो कांस्टेंट आएगा। तो ये इस तरह का तरीका यूज़ किया जाता है एक पोटेंशियल वेल के लिए, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल जो इनफाइनाइट है और ये ज़ीरो वी नॉट हो गया हो। तो ये वाला अनपर्टर्ब सिस्टम हमारा बनता होता है, ये नॉर्मली हम लेते होते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने पहले भी कराई है। तो इसके जो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हैं ना उसमें सिंपली हम वी नॉट को ऐड कर देते होते हैं, क्योंकि वी नॉट पर्टर्बेशन है, ठीक है, वो बस इसमें ऐड कर देते होते हैं तो हमें पर्टर्ब एनर्जी मिल जाती होती है। और उसके अलावा जो हायर ऑर्डर सॉल्यूशंस आते हैं ना वो हमेशा ज़ीरो आते हैं, करेक्शंस जो आती हैं ज़ीरो आती हैं, सच दैट कि यही एडिशन करेक्ट वैल्यू आपको देती है, एक्यूरेट वैल्यू। तो ये आप इस चीज़ को, इस अजम्पशन को टेस्ट कर सकते हैं, या अगर फ्यूचर में मुझे टाइम मिला तो पेपर्स के बाद तो मैं ये प्रॉब्लम तब कर दूँगी। और यहाँ पे हम वही सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस सब्स्टिट्यूशन में हम ये करेंगे कि हम लेट करेंगे कि y एक ऑपरेटर है दैट इज़ इक्वल्स टू x प्लस क्यू ई बाय एम ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है। ये एम ओमेगा स्क्वेयर और ये क्यू ई, तो x हैट प्लस क्यू ई बाय एम ओमेगा स्क्वेयर, ये हमने सब्स्टिट्यूशन इसमें करनी है। तो x की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब में x आ रहे हैं, ये भी वही x है जो ये x है, ठीक है, ये भी वही x है, सब ये x सेम है। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम फाइंड आउट करें दैट इज़ y माइनस क्यू ई बाय एम ओमेगा स्क्वेयर, दिस होल क्वान्टिटी इज़ कॉन्स्टेंट और ये y है, ठीक है। तो ये पार्शियल स्क्वेयर बाय पार्शियल एक्स स्क्वेयर है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी से ही दोनों डिफर कर रहे हैं। तो जब हम पार्शियल स्क्वेयर बाय पार्शियल एक्स स्क्वेयर को सिंपली हम लिख देंगे पार्शियल स्क्वेयर बाय पार्शियल वाई स्क्वेयर, ठीक है, कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। तो और लेकिन यहाँ पे इन पे डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इनकी वैल्यूज़ को मैं पुट करूँ तो ये तो पार्शियल स्क्वेयर बाय पार्शियल वाई स्क्वेयर सिंपली आ जाएगा, और क्योंकि इनमें ये सब्ट्रैक्ट हो रही है बस क्वांटिटी, जब डिफरेंशियल लिया जाता है तो ये ज़ीरो ही हो जाएगा। तो प्लस 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं वाई माइनस, अच्छा वाई भी एक्स जैसे लगता है, क्यू ई बाय एम ओमेगा स्क्वेयर का होल स्क्वेयर बन जाएगा। ये एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है तो उसका होल स्क्वेयर प्लस क्यू ई इंटू एक्स की वैल्यू जो कि यही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, जब सॉल्व करेंगे तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। यहाँ पे हम जल्दी से ये मैं बता देती हूँ क्योंकि ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है, चीज़ें कैंसिल आउट होंगी और आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। तो ये 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर था, इसके स्क्वेयर को ओपन किया तो ये मैंने डायरेक्टली इनकी मल्टीप्लाई करके ये 3 वैल्यूज़ कर दी। 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर सब में कॉमन है, ये इसका स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आएगा, तो इसकी एम ओमेगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर फर्स्ट क्वांटिटी। ये आप जब इसको इसके अंदर ये स्क्वेयर पहले इसका ओपन करें और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्यू स्क्वेयर ये इसका स्क्वेयर यहाँ पे ये है, ये 1/2 ओमेगा एम ओमेगा स्क्वेयर ये बाहर वाला, और इसी तरह यहाँ पे 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर ये बाहर वाला, और ये 2 माइनस 2 ए बी वाला, तो -2 और ए वाई था और बी क्यू ई बाय एम ओमेगा स्क्वेयर। तो ये
और ये तो एज इट इज़, और ये क्यू ई वाई यहाँ पे आया और ये क्यू ई फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हुई चीज़ें, ठीक है। कैंसिल आउट होने के बाद आप देखेंगे आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। ये आप कैंसिल आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। इसमें हम देख सकते हैं आप ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली ही फॉर्म बनी है, जिसमें ये -h² d² dy² ये स्टार्ट वाली टर्म एज इट इज़ है, और उसके बाद ये वो 1/2 m⍵² x² था, यहाँ पे y² आ गया। और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं इसके साथ एक चीज़ माइनस हो रही है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी माइनस हो रही है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ में क्या फ़र्क आएगा कि हमने जो अनपर्टर्ब सिस्टम होता है ऑसिलेटर का, दैट उसकी जो एनर्जीज़ होती हैं वो अगर nth ऑर्डर ले रहे हैं तो 1/2 n + 1/2 h⍵ के इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी आई है, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो वो भी आपने साथ में ही लेना है। अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव होल, नेगेटिव है तो नेगेटिव एज अ होल लेंगे। ये जस्ट इसको हम ऐड कर देते होते हैं, ऐड करते हैं तो ये इस क्वांटिटी को जो ये एक्स्ट्रा आ रही होती है, तो ये एक्स्ट्रा जो आ रही है वो -1/2 q² e² m⍵² आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही सिंपली इसके साथ ही ऐड की, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस ही आता है तो यहाँ पे ये माइनस साइन आ गया और ये हमारे पास इसकी एग्जैक्ट एनर्जी आइगन वैल्यू आ चुकी है। अब नेक्स्ट हम जो करेंगे पार्ट बी, उसमें हम इसकी करेक्शन करेंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो करेक्शन को लेते हैं और हम कंपेयर करते हैं कि क्या वो यही आती है, कितना डिफरेंस आता है एंड सो ऑन। पार्ट बी जब हम करेंगे तो उसमें वही नोटेशंस यूज़ करेंगे जिस नोटेशन के बारे में मैंने पहले भी बात की थी। तो यहाँ पे हम एन और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हम करना चाहते हैं। इसकी अगर मैं सिंपल वो फॉर्म लिखूँ जो हम पहले यूज़ करते होते थे, वो इस तरह की फॉर्म होती है जिनमें ये दोनों स्टेट्स जो हैं सेम होती हैं। और यहाँ पे h जो है हमें जो गिवन है प्रॉब्लम क्यू ई टाइम्स x ऑपरेटर है। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो क्यू ई बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट क्वांटिटी है साई n ऑफ 0 x और साई n ऑफ 0। तो यहाँ पे ये nth है ना, ठीक है। मैंने कहा था जो ज़ीरोथ ऑर्डर सोल्यूशन होते हैं उनकी जगह हम उनके क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देते होते हैं, ठीक है। ज़ीरोथ ऑर्डर सॉल्यूशंस के लिए, अनपर्टर्ब के लिए हम ये करते होते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह n लिख देते हैं, ये x n, ठीक है। ये आप जेटली की बुक में देखेंगे तो आपको अब ये फॉर्म फेमिलियर लगेगी। तो ये इंटेग्रल जस्ट लाइक प्रीवियसली हमने कहा था कि ये n, ये दो जो कैट्स हैं, ये कैट और ये जो प्रा है, ये दोनों इवन फंक्शंस बनाते हैं, इवन इंटेग्रल बनाते हैं, जबकि x जो है ये एक ऑड फंक्शन है। तो जब ये इनके साथ मल्टीप्लाई होता है तो उनका जो इंटेग्रल है वो 0 आता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन अगेन यहाँ पे भी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो साई n ऑफ 0 और ये साई n ऑफ इनके, क्योंकि ये जब आप स्क्वायर लेते हैं, इन क्वांटिटीज़ का स्क्वायर लिया जाता है ना ये, ठीक है। साई n ऑफ 0 और साई, ये इस तरह, क्योंकि x ऑपरेटर है ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं है, तो ये इनकी ट्रू नेचर को चेंज नहीं करता। तो ये फिर दोनों सेम ही आते हैं और उनको आप एज अ होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और किसी चीज़ का होल स्क्वायर इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी इवन फॉर द नेगेटिव इनपुट्स। तो यही प्रॉपर्टी होती है इवन फंक्शंस की। तो ये वाला पार्ट तो इवन है और ये ऑड है। इवन पार्ट जब मल्टीप्लाई होता है ऑड के साथ तो वो इंटेग्रल हमेशा ऑड ही बन जाता है, ठीक है। ये ऐसा ही होता है कि आप प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें, इवन को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस ही रिजल्ट आता है। जब ऑड दोनों ऑड फंक्शन हो तो वो इवन बन जाता है, ठीक है। और अगर दोनों इवन हो तो वो तो इवन ही, और इवन ऑड के लिए ऑड हो जाता है, ठीक है। तो ये इसी तरह इसमें होता है। दैट्स वाई द फर्स्ट एनर्जी करेक्शन है वो 0 हो जाती है। तो हमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो करेक्शन चाहिए, दैट इज़ वाई वी नीड टू फाइंड आउट द सेकेंड ऑर्डर करेक्शन। और उसके लिए हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे जो प्रीवियसली हमने लिखा था। तो इसमें भी ये इसका, अब इसमें जो ये है इस फॉर्म को हम उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से मैंने पहले बताया था। और इसके क्वांटम नंबर्स क्योंकि m n ही हैं तो इसी तरह रखेंगे। तो ये m आ जाएगा इसकी जगह, ये ऑपरेटर अप्लाई होगा यहाँ n पे और इसका होल स्क्वायर, और ये e n ऑफ 0 ये तो एज इट इज़ रहेंगे। और ये h जो है इसकी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ दैट इज़ क्यू ई एक्स है, तो ये क्यू ई का स्क्वायर बाहर आएगा तो ये क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर
m इज़ नॉट इक्वल्स n, और यहाँ पे रह जाएगा m, यहाँ पे x ऑपरेटर, यहाँ पे n, और ये इसका होल स्क्वायर, एंड दैट इज़ en ऑफ ज़ीरो माइनस em ऑफ ज़ीरो। अब ये पार्ट सॉल्व करना है, ये अंदर वाला पार्ट, इस पार्ट पे डिपेंड करेगा ये। तो यहाँ पे मैं इसको सेपरेट लिख लेती हूँ, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो ये इस पार्ट को सॉल्व करना होगा, इस पार्ट का। तो यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के बारे में एक ऑपरेटर मैं लिखने जा रही हूँ जो कि लेडर ऑपरेटर्स की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्योंकि ट्रू वेव फंक्शंस नहीं पता, तो लेडर ऑपरेटर बहुत आसान कर देता है कैलकुलेशंस को। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए स्पेसिफिकली लेडर ऑपरेटर की एक्सप्रेशंस को जनरेट किया जाता है, पोजीशन वेक्टर के लिए भी, मोमेंटम वेक्टर के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पोजीशन वेक्टर के लिए लेडर ऑपरेटर लिखने जा रही हूँ, और वही लेडर ऑपरेटर के थ्रू ही इस चीज़ को हम सॉल्व कर पाएंगे। वो लेडर ऑपरेटर कैसे जनरेट होते हैं, कैसा कुछ होता है, उस पर फ्यूचर में आफ्टर पेपर्स वीडियो बन जाएगी। जो क्यूरियस हैं वो इस चीज़ को जान पाएंगे, और ये बहुत हेल्पिंग टूल है लेडर ऑपरेटर्स को यूज़ करना। जैसे एंगुलर मोमेंटम के लिए भी जनरेट किए जाते थे, डिफ़ाइन किए जाते थे इस तरह से, इसके लिए भी किए जाते हैं बाय सम सिस्टमेटिक वे, जो कि बहुत अच्छे और कन्वीनियंट रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो एक्स ऑपरेटर है दैट इज़ इक्वल्स टू एच कट बाय 2m ओमेगा a प्लस a का, यहाँ पे ये के ऊपर a प्लस साइन है। ये जो ऑपरेटर है ये रेजिंग ऑपरेटर है, ठीक है, या क्रिएशन ऑपरेटर है, ठीक है। जब भी ये किसी आइगन स्टेट पे अप्लाई होगा, ये उसकी आइगन स्टेट को बाय 1 यूनिट इंक्रीज़ कर देगा। जैसे ये अगर इस कैट पे अप्लाई होगा ना, ये इस कैट को चेंज कर देगा n+1 पे, ठीक है, इस कैट में। तो ये जो ए है, ये है लोअरिंग ऑपरेटर या एनहिलेशन ऑपरेटर। ये क्वांटा ऑफ एनर्जी, इसको ये भी कहते हैं कि क्वांटा ऑफ एनर्जी को इंक्रीज़ कर दिया। तो ये आइगन वैल्यू को डिक्रीज़ कर देता होता है। फॉर एग्जांपल ये अगर इस पे अप्लाई होता है, तो ये अगर ए इस पे अप्लाई होता है, तो ये इसकी आइगन वैल्यू को बाय 1 यूनिट रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ये एक्स ऑपरेटर फॉर इन केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर ओनली, दिस इज स्पेसिफिकली डिज़ाइंड या डिफाइंड, या फिर इसे फॉर्म किया जाता है लेटिंग वगैरह करके, वो सारी चीज़ें पूरी फॉर्म की जाती हैं इनको फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। दिस इज़ फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये सिचुएशन हम ये एक्स की जगह, ये ऑपरेटर की जगह ये चीज़ पुट करेंगे, जिसमें ये क्योंकि दोनों ऑपरेटर्स हैं, ये इसके अंदर ही रहेंगे, लेकिन ये जो है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर इसकी अभी सिर्फ अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ, ठीक है, स्क्वायर उसका बाद में हम ले लेंगे, इस सारी क्वांटिटी का स्क्वायर बाद में ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करती हूँ, इसको, ठीक है। ये एच कट बाय 2m ओमेगा आएगा, और अंदर आ गया ये, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस a, इसका नाम मुझे नहीं पता, a प्लस मैं कह देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे n, ओके। तो ये जो सिचुएशन है ये इसी तरह से है जैसे ये क्वांटिटी ये दोनों मिलके इसके साथ भी हैं, और ये दोनों मिलके इसके साथ भी हैं, सेपरेटेड बाय प्लस साइन। ये ऐसे ही जैसे प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को आप अलग अलग कर देंगे, ठीक है। ये m पहले a के साथ लिखेंगे, ये n वाला इंक्लोज करके, फिर प्लस साइन, दोनों को सब सेपरेट प्लस साइन कर रहा है, फिर ये अगेन, और इनको लिखेंगे a प्लस वाले के साथ, ठीक है। अब ये ऑपरेटर्स अप्लाई करेंगे। मेन ट्रिकी पार्ट यही था कि आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए या समझ आनी चाहिए कि इनको लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो ये आगे बहुत आसानी से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, कीप दैट इन माइंड। आप ये अगर आपको जहन में हो आपके, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ पे ये एच कट बाय 2m ओमेगा ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ। अब ये जो अंदर हमने ये स्टेटमेंट्स, ये जो ऑपरेटर्स लिखे हैं, इनको अप्लाई करते हैं अब हम। अब जब इन पे अप्लाई करना है तो इनकी मैं एप्लीकेशन के रिज़ल्ट्स बता दूं कि क्या होते हैं। कि जब आप लोअरिंग ऑपरेटर ए अप्लाई करते हैं कैट इस पे, क्योंकि ये पहले इस पे अप्लाई होगा ना, ये वाला भी इस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है।
देख सकते हैं ये ऑपरेटर इस पे अप्लाई हो रहा है, जो इस साइड पे होता है उस पे अप्लाई होता है ना, ये भी इस पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जब लोअरिंग ऑपरेटर इस पे अप्लाई होता है तो ये आता है √n एज इट्स आइगन वैल्यू टाइम्स आइगन वैल्यू इक्वेशन तो नहीं से कहेंगे हम, लेकिन ये इस तरह से रिजल्ट आता है इसका। ठीक है, ये √n इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी जो बाहर आ जाती है और ये कैट है जो कि यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, और जब ये वाला ऑपरेटर रेजिंग ऑपरेटर जब n पे अप्लाई होता है तो ये हमारे पास आता है √n+1 और कैट में आता है n+1 ही। ठीक है, ये जो है ये सिचुएशन हमने ऐसी ही लिखी है जैसे हमने इसे अप्लाई किया हो किसी 0th ऑर्डर वेक्टर पे और ये रिज़ल्ट आ गया हो 0 ऑर्डर ही, और यहाँ पे ये n-1 स्टेट जस्ट चेंज हो गई है और वो लोअर हो गई है स्टेट। ठीक है, ये सिचुएशन मैंने ऐसे ही लिखी है, लेकिन हमने एक कन्वीनियंट वे में लिखा है। तो यहाँ पे आप मैं इनकी वैल्यूज़ को पुट करती हूँ। ये जब इस पे अप्लाई होगा √n टाइम्स n-1 ये कैट आएगी, √n बाहर आ जाएगा और जो कैट है उसमें ये n-1 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन पे ये √n+1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये m और यहाँ पे इसकी जो कैट आया था वो ये है। ऑलराइट, तो ये यहाँ तक हमने कर लिया। अभी ये वैल्यू हमने इंसर्ट कर देनी है यहाँ पे और इसका होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। एंड वी कैन सी हियर दैट दिस क्वांटिटी इज़ नॉट अयोटा टाइप, तो हम इस पे सिंपल जो स्क्वायर फार्मूला है वो यूज़ कर लेंगे, ऐसा कोई ट्रिकी नहीं होगा। तो ये q²e², ठीक है, समेशन साइन में लिखती हूँ यहाँ पे। समेशन साइन को भी सॉल्व करने का टाइम आ चुका है, इसका स्क्वायर लेने के बाद वो हमें पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक कन्वीनियंट नोटेशन और भी है जो यूज़ की जाती है। ये जो है ना, ठीक है, ये ऐसा ही है जैसे साई m और इसका 0, ठीक है, और ये साई n-1 और यहाँ पे भी 0। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल ना हुए ना, ये दोनों इक्वल ना हुए तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट है दैट विल बी 0। अगर ये इक्वल हैं तब ये नॉन ज़ीरो होगा। तो इस चीज़ को डेल्टा फंक्शन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, m कोमा डाल के n-1 ऐसे भी किया जाता है। ये जस्ट बताने के लिए कि ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये, या फिर मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। ओके, आपकी आसानी के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, तो ताकि आप ज़्यादा ओवरलोड न्यू चीज़ों का ना हो। तो ये कि ये भी होता है। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ऐसी सिचुएशंस के लिए जब ऑर्डर सेम हो ना, तो उनके लिए ये हम ऑर्थोगोनैलिटी। तो ये फिर ब्रैकेट √n ये इसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय en(0 माइनस em(0). ठीक है, ये यहाँ पे ये जब हमने ये पुटिंग की है यहाँ पे, ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ अंदर वाला सेक्शन इसमें पुट किया है, ये वाला पुट ही नहीं किया। तो ये भी इसके अंदर ही था जिसका होल स्क्वायर लेना है और बाहर आएगा। तो जब वो बाहर आएगा तो यहाँ पे h कट बाय 2m ओमेगा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये आगे मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँगी, लेकिन मैं ये यहाँ पे भी बता दूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये h कट बाय 2m ओमेगा, ये इसका होल स्क्वायर आ रहा था ना, ये जो हमने क्वांटिटी फाइंड आउट की है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जब पुटिंग की है तो ये इस पूरी वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पे वो h कट बाय 2m ओमेगा भी आएगा जो इन दोनों के साथ होगा। तो वो जब इसको बाहर लेंगे तो उसका स्क्वायर बाहर आएगा, तो स्क्वायर के साथ वो √ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। और ये यहाँ आगे तक यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी। ठीक है, आगे सब पे ये डिसाइड करेंगे अभी कि ये समेशन टर्म कितनी टर्म्स में खुल सकता है। ठीक है, ये अभी इसका स्क्वायर हम ओपन करते हैं, नीचे ये एज इट इज़ यही है। ठीक है, ये स्क्वायर इसका a² + b² + 2ab, तो ये इसका स्क्वायर लेंगे तो √n का स्क्वायर n आ जाएगा इसका। ठीक है, इसको इतना वैसे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम चलो फॉर द सेक ऑफ
ये बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये फ़र्क इसलिए मैंने कहा नहीं पड़ेगा क्योंकि या तो ये इंटेग्रल 1 होगा या इंटेग्रल 0 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1, 0 का स्क्वायर भी 0, तो दैट्स वाई स्क्वायर लिखें ना लिखें उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये इसलिए मैंने कहा। तो ये नेक्स्ट इज़ 2ab, तो ये 2ab में अंडर रूट n माइनस 1 n प्लस 1 सॉरी, और ये दोनों रिलेशंस भी आ जाएंगे, स्पेस ही नहीं बची। ये मैं यहाँ पे इनके साथ ही लिख रही हूँ, ठीक है। नाउ बाय ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन दिस इंटेग्रेंड, ठीक है, ये इंटेग्रेंड, इसमें ये क्वांटिटी है ये और ये नॉन ज़ीरो तब होंगे, ठीक है, ये नॉन ज़ीरो तब होंगे ईदर व्हेन m इज इक्वल्स टू n माइनस 1 हो, ठीक है। इस m इज इक्वल्स टू अगर n माइनस 1 होगा तो ये वाला जो इंटेग्रेंड है, ये वाला जो पार्ट है, इंटेग्रेंड में कह देती हूँ, ये वाला जो पार्ट है, ये जो एक्सप्रेशन है ये तब 1 होगी, अदरवाइज़ ये 0 हो जाएगी। अगर m n माइनस 1 के अलावा कोई और वैल्यू है, कोई भी और वैल्यू, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। फिर बच गए ये, अगर m की वैल्यू ये नहीं है, कोई और है, और वो m इज इक्वल्स टू n प्लस 1 भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तीनों टर्म 0 हो जाएंगी अगर m की वैल्यू इन दोनों के अलावा कोई है तो, ठीक है। तो ये अगर m की जब हम एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, m की हम एक्सपेंशन करेंगे इन डिफरेंट वैल्यूज़ पे, ठीक है, m की वैल्यू यहाँ पे चेंज होने वाली है, n माइनस 1 इज़ फिक्स्ड, ठीक है, ये वाली चेंज होने वाली नहीं, m की वैल्यू फिक्स्ड है। अब m की वैल्यू लेट्स से बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ इन दो वैल्यूज़ पे ये जो वैल्यू है ना ये नॉन ज़ीरो आएगी समेशन की, और सारी जब आप पुट करेंगे ड्यू टू दिस ऑर्थोगोनल फंक्शन ये 0 हो जाएगा। दैट्स वाई आई होप मैंने इस चीज़ को क्लियर किया हो सही से। तो ये 2m की वैल्यूज़ पे हम इसके एक्सपेंशन करेंगे, एक में ये पुट करेंगे प्लस एक और एक्सप्रेशन जिसमें ये पुट करेंगे, इसके अलावा और कोई वैल्यू पे ये नॉन ज़ीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे इसमें ये पहले m इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इस सारी एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, फिर प्लस, फिर m इज इक्वल्स टू n प्लस 1 पुट करते हैं इस सारी एक्सप्रेशन में। इसके अलावा अगर आप कोई पुटिंग करेंगे m की वैल्यूज़ की, वो सारी की सारी 0 होंगी, सारी की सारा 0 बन जाएगा, क्योंकि ये उसके लिए 0, ये भी उसके लिए 0 और ये दोनों भी 0 हो जाते होते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके लिए। तो ये यहाँ पे फिर m इज इक्वल्स टू n माइनस 1 में पुट करने वाली हूँ, n तो एज इट इज़, तो यहाँ पे n माइनस 1 पुट करते हैं, ये इसका स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों सिमिलर हो चुके हैं ना, सिमिलर हैं तो ये 1 के इक्वल होता है ये वाला पार्ट। फिर आगे हम करते हैं, ये n प्लस 1 है, इसके यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 m की जगह, और यहाँ पे n प्लस 1 है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है, दैट्स वाई 0। तो ये यहाँ पे भी हम करेंगे जब, तो इसमें यहाँ पे m की जगह हम पुट करेंगे n माइनस 1, ये वाला तो 1 हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों में सिमिलर हो गया। इसमें जब पुट करेंगे n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 है ये, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 0 दोनों एक दूसरे को 0 कर देंगे, ये से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये थर्ड वाली टर्म दोनों केसेस में वैसे 0 हो जाएगी। तो ये इसके डिवीज़न में वो हाँ डिवीज़न में यहाँ पे हमने en ऑफ 0 था ना, माइनस यहाँ पे em ऑफ 0 था ना, m की वैल्यू इसमें इस पार्ट वाले में क्या पुट की थी हमने n माइनस 1, तो यहाँ पे वो n माइनस 1 पुट करेंगे और ऑर्डर 0 ऑर्डर सोल्यूशन। और इसमें हमने ये डिनोमिनेटर्स दोनों के सेपरेट हैं, ठीक है, ये प्लस हो रही है क्वांटिटी, ये एक दूसरी क्वांटिटी है, तो यहाँ पे en ऑफ 0 इसमें हमने क्या पुट किया था, तो ये सारी क्वांटिटी है एक, जिसमें हमने जिसके डिनोमिनेटर में ये भी था ना, तो ये होल क्वांटिटी लिखी, ठीक है, ये m इज इक्वल्स टू n माइनस 1 के लिए लिखी, ठीक है। तो ये en माइनस em है ना,
EM की जगह हमने n-1 पुट किया यहाँ पे और ये ज़ीरो ऑर्डर वैसे ही। अब सेकंड टर्म लिखते हैं, सेकंड टर्म में आ जाएगा, ये होल ब्रैकेट में कर देती हूँ। सेकंड टर्म में हम m=n+1 पुट करेंगे, तो ये n एज इट इज़। तो यहाँ पे ये कैट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इसमें पुट करना n+1 और ये n-1 कैट क्लोज, तो ये ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, दोनों डिफरेंट है। फिर ये n+1 और ये m है, m की जगह यहाँ पे n+1 पुट करेंगे और दूसरा n+1 ही है, ये वाला 1 हो जाएगा और ये वाला अगेन ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे ये जब m+1 पुट करेंगे ये ज़ीरो, तो ये अगर ज़ीरो तो और सारा बेशक जो कुछ भी है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये सिर्फ टर्म्स रह जाएंगी और इसके डिनोमिनेटर में है en(0) माइनस em(0), m की जगह n+1 पुट कर देंगे ऑफ ज़ीरो। ठीक है, ये अब हम इसे जो वैल्यूज़ बच गई हैं वो लिखते हैं और वो हैं, ये 1 हो गया ना। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी 1, यहाँ पे n बच गया और ये ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। ठीक है, ये ज़ीरो, तो ये इसकी डिनोमिनेटर बच गया जो कि है en(0) माइनस en-1 और ये प्लस ये ज़ीरो हो गया, ये वाला एक 1 रह गया जो कि n+1 पे है और ये है en(0) माइनस en+1 और ये इस तरह से क्लोज। अच्छा, इसमें ये वीडियो में मैंने बता दिया है, पहले प्रीवियसली बता दिया था कि मैंने h/2m को कंटिन्यू नहीं किया था, तो ये फिर मैंने यहाँ पे अभी कंटिन्यू कर दिया है। आई होप आपने उस चीज़ को करेक्ट करते हुए आगे आप ये लिखते आए थे साथ ही। तो अभी भी आप ये लिख सकते हो, सब में h/2m आएगा। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग थिंग है दैट नीड्स टू बी एवेल्युएटेड इज़ दिस वन। ओके, इसको एवेल्युएट करना है और इसको एवेल्युएट करने के लिए हमें पता है कि इसकी हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जीज़ क्या होती हैं। तो En अगर है तो वो n+1/2 h/ω होता है। तो हमें यहाँ पे en-1 और en+1 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे n की जगह सीधा n की जगह n-1 पुट कर देंगे और यहाँ पे n की जगह n+1 पुट कर देंगे। बाकी सारी सेम चीज़। ठीक है, जहाँ n है उनकी जगह n-1, यहाँ पे n+1। तो इसे सॉल्व करेंगे, -1 + 1/2 इज़ n-1/2 h/ω और ये जब करेंगे तो ये n+3/2 h/ω बनता है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन हमने सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करनी है वो en-1 के साथ और en की en+1 के साथ करनी है। तो en जो है वो n+1/2 है, h/ω अगर दोनों में कॉमन ले लूँ तो n+1/2 माइनस en-1 इज़ दिस, तो ये -n+1/2 साइंस चेंज हो जाएंगे और ये कैंसिल, तो ये 1/2 + 1/2 इज़ 1, तो ये h/ω ये आ जाएगा। en यहाँ पे h/ω को कॉमन ले लूँ तो n+1/2 है और en+1 -n-3/2 हो जाएगा और ये जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास रिजल्ट -1 आएगा जो कि -h/ω बन जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे h/ω और यहाँ पे -h/ω आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस में इधर लिख दूँगी और यहाँ पे h/ω, दोनों में h/ω जो है कॉमन ले लेंगे यहाँ पे बाहर, यहाँ पे ही मैं कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये h/ω थे जो बाहर मैंने कॉमन ले लिए, यहाँ पे ये माइनस, तो अब यहाँ पे बच गया n-n, ये इसके साथ प्रोडक्ट में है तो ये अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, n-n-1। ठीक है, तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे -1 बच जाएगा ऊपर जो कि इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -h² q² e² और 2m h/ω। अब कैंसिल आउट करते हैं चीज़ों को और अच्छा, ये h था, h² नहीं था, तो ये h और ये h कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ये ω² बन गया, तो ये हमारे पास आ गया -q² e² और 2m ω² आ गई है। ये सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन आई है। ठीक है, En(2) हमारे पास आ चुका है, दैट इज़ En(2) इक्वल्स -q² e² और 2m ω²। आप अगर नोट करें तो जब हमने वो करेक्शन की थी, जो एग्जैक्ट एनर्जी फाइंड आउट की थी वो भी नेगेटिव आई थी और यही आई थी जो हमने ऐड कर दी थी एनर्जी आइगन वैल्यूज़ के साथ, जो ज़ीरो ऑर्डर एनर्जी वैल्यूज़ में हमने ऐड कर दी थी वो यही थी ना, 1/2 q² e² और m ω², जो हमने कहा था कि एग्जैक्ट एनर्जी ये आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम जो करते होते हैं वही करते होते हैं ना, कि जो हम अगर परटर्ब सिस्टम की फाइंड आउट करना चाहते हैं एनर्जी, तो वो होती है अनपर्टर्ब की एनर्जी प्लस करेक्शन। तो करेक्शन जो आई है वो हमारे पास एग्जैक्टली वही आई है जो हमने एग्जैक्ट फाइंड आउट की थी उसके ही। तो हमने देखा कि ये परटर्बेशन मेथड कितना रिलायबल रहा है।
और अगर फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन आपको अगर फाइंड आउट करनी हुई तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के लिए आपने उसी स्टेप में रुक जाना है जिस स्टेप में हमने ठीक है, ये हम देख सकते हैं कि ये एज कट पर 2m ओमेगा अंडर रूट के साथ बाहर आया, क्योंकि जब आप फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन करते हैं तो उसमें आपके पास स्क्वायर नहीं आता उसके ऊपर, ठीक है, और डिनोमिनेटर में एनर्जीज भी नहीं होती, तो ये डिनोमिनेटर में एनर्जी होती है, उसी की वजह से यहाँ पे यहाँ एच कट ओमेगा आया है क्यू ई एज इट इज़। तो ये यहाँ पे ये टर्म्स अभी अभी हमने लिखी थी, लेकिन इनको सॉल्व किया था उनका स्क्वायर फाइंड आउट करके, तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी सॉल्व करने की, इसका वेव फंक्शन यहाँ तक ही होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप इजीली कर सकते हैं इन द लाइट ऑफ व्हाट वी डिड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, ठीक है।